सावन में सावन में प्यार करूंगी। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ राइजिंग बिहार के यूट्यूब चैनल पर। साहित्य संपादक सिद्धेश्वर आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और इस साहित्य यात्रा के अगले पड़ाव में हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वह है वरिष्ठ कवित्री मीना कुमारी परिहार, जो देश विदेश में भ्रमण करती रहती हैं और कविताओं का पाठ करते रहती हैं, खासकर कविताएं लिखती हैं। हालांकि कई विधाओं में इन्होंने रचना किया है, लेकिन कविता के प्रति इनकी खास रुचि है। मीना कुमारी परिहार कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी सम्मानित हुई है। मैं आज आपको उस शख्स से मिलाने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मीना कुमारी परिहार जी अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए यह बतलाएं कि आपने इस कविता लेखन के प्रति आपने कब से रुचि कैसे रुचि जगी, आपने इसका आरंभ कब किया? सर्वप्रथम मैं क्लास 10 में थी। तब उस समय क्योंकि मेरे घर में भी लेखनी का काम चलता था, हमारे फादर बहुत ही अच्छा लिखते थे और जो वो पीएनटी डिपार्टमेंट में अकाउंट्स अफसर थे, तो वहाँ पे वो जो भी लिखते थे बहुत मतलब काफ़ी नाम था उनका, भोजपुरी हिंदी सब लिखते थे। उन्हीं से हम घर में मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिली सर्वप्रथम। उसके बाद जब मैं 10th में गई तो हमारे यहाँ मैगज़ीन निकलता था हमारे स्कूल में, तो उस मैगज़ीन में मतलब मेरी इच्छा होती थी कि मतलब मैं कुछ लिखूं, कुछ करूं। तो ये जिज्ञासा मेरे अंदर चलती रही। तो उस समय मैं छोटी छोटी मतलब टूटी फूटी कविता थोड़ा बहुत लिखने लगी थी। तो उस मैगज़ीन में जो हमारे स्कूल से निकलती थी, हम लोग लड़कियों की जो पत्रिका गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, तो उसमें 1-2 बार वहाँ छपी। उसके बाद फिर एग्ज़ाम और ये सब आने लगा। उसके बाद फिर इतनी व्यस्तता हो गई, फिर उधर से मैं थोड़ा कट ऑफ हो गई। उसके बाद घर में तो संस्कार था ही, फादर हमारे बहुत अच्छा लिखते थे। उसके बाद फिर मैं आगे आई तो पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज में आई, वहाँ भी पत्रिका में भी छपी। फिर उसके बाद वहाँ से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ, जॉब में आ गई शिक्षा विभाग में, और मैं दरोगा प्रसाद राय +2 हाई स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका हूँ और अभी मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका साहित्य सृजन पहले की तरह सक्रिय है या शिथिल पड़ गई है? बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हूँ, क्योंकि उस समय तो था कि मेरा टाइम फिक्स था कि मैं 8:30 में मैं निकल जाती थी स्कूल के लिए, और फिर मेरा कोई टाइम आने का नहीं होता था, क्योंकि स्कूल में मैं सिर्फ पढ़ाने और इसके काम से ही नहीं जानी जाती थी, क्योंकि मैं स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उनके साथ मैं प्रभारी का भी काम देखती थी, बहुत सारा काम की, इसलिए बहुत वक्त नहीं निकाल पाती थी। थोड़ा बहुत रात में थोड़ा लिखी। उसके बाद मैं जब जॉब में आई तो मैं हमारे यहाँ से एक पत्रिका निकलती है हमारे ये माध्यमिक शिक्षक संघ से, प्राच्य प्रभा में मेरी प्रकाशित होती रही। फिर मैं जब यहाँ आई तो जॉब में, तो प्राच्य प्रभा आज भी निकलती है और उसके संपादक विजय जी हैं, आप जानते ही होंगे, काफ़ी साहित्य में वो भी आगे हैं। तो वही उस समय कंकड़बाग में ही रहते हैं, वही संपादक थे उस समय। अच्छा, तो प्राच्य प्रभा को तो हमने भी देखा है। हाँ। आप कितने वर्षों से आप ये रचनाएं कर रही हैं? मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा तो बीच में चलता रहा, ब्रेक लगता रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी 2015-16 से ज़्यादा एक्टिव हुई है मैं। 15-16 से एक्टिव आप ज़्यादा हुई हैं। हाँ। अब तक आप कितनी कविताएं लिख चुकी हैं? मुझे लगता है कि 500 से ऊपर लिख चुकी होंगी। 500 आप कविताएं लिख चुकी हैं। आपके कितने संग्रह आ चुके हैं? और संग्रह का जहाँ तक सवाल है कि संग्रह, अब साझा संग्रह मेरा अभी तक 90 निकल चुका है, 10 मार्केट में है। 90 पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है? 90 प्रकाशित है साझा संग्रह। साझा संग्रह नहीं, आपकी मौलिक साझा संग्रह में नहीं, मैं आपकी पुस्तक मौलिक तैयारी में, क्योंकि मैं सब कभी सोची ही नहीं कि मतलब बुक निकालना भी कोई ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं तो समझा कि आपकी 90 अपनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। साझा संग्रह नहीं, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ मतलब जितने आप अपनी पुस्तकें कब प्रकाशित कर रही हैं? मैं अब करने जा रही हूँ इसी साल, इसी वर्ष, और आप आइएगा उसमें। अच्छा, आप जैसे कि कहानी भी लिखती हैं,
तो आपकी कहानी कविता के अपेक्षा आप कविता को ज़्यादा बेहतर समझती है? मैं अगर इस तरह से पूछिएगा तो मैं लिखती हूँ बहुत सारी विधाओं में। मैं आलेख भी अभी मुझे लगता है कि 100 से ऊपर आलेख भी लिख चुकी हूँ, और बाल कविता भी मेरे 100 हो चुके हैं। लघु कथा में मैं हाथ डाली, थोड़ा सा इसके तरफ भी आकर्षित हुई, बाद में आकर्षित हुई हूँ, तो मेरे पास वो भी मुझे नहीं लगता है कि 60-70 से कम होगा अभी लघु कथा, जबकि अभी मतलब बाद में शुरू की हूँ। आप कुछ वैसे प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए, वैसे कुछ मुख्य धारा की पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं आई है? हाँ, कविता बिल्कुल, कुछ नाम बताइए। बहुत सारे नाम है। भाषा संवाद, जिसके उपाध्यक्ष जी जो थे हमारे बीच, निरपेंद्र साय जी, जो कि मर नहीं रहे अब इस दुनिया में, और बहुत मानते थे मुझे, हमेशा घर पे भी बुलाते थे। तो वो अभी उनकी आ रही है अभी पुस्तक उनकी, उसमें भी मेरा जा रहा है अभी समीक्षा उनके लिए। भाषा मुख्य धारा की कुछ पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं आई है? धारा की पत्रिकाएं तो जैसे कि आजकल है, वागर्त है, हिंदुस्तान है, इस सब मैं भेजी ही नहीं, कभी मैं भेजी ही नहीं सर, इतनी व्यस्त रहती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे मंचों से जुड़ी हूँ। नहीं तो क्या आपको लगता है कि अधिक नहीं, आपको क्या ऐसा लगता है कि अधिक मंचों पर जुड़कर, अधिक संस्थाओं से जुड़कर, अधिक मंचों से जुड़कर हम अपनी रचनाओं को पाठकों तक पहुँचा सकते हैं, या पत्रिकाओं के माध्यम से पहुँचा सकते हैं? आपको समय क्यों नहीं मिल पा रही पत्रिकाओं के बीच जाने की? पत्रिकाओं के बीच भी मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। रोज चार पेपर में तो मेरा रोज रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रिकाओं में मतलब जैसे आप बताए वागर्त और ये सब, तो उसमें मैं भेजी ही नहीं हूँ, क्योंकि इतनी व्यस्तता है हर जगह। मैं दिन भर में 10 रचना तो नहीं लिख सकती हूँ ना, 10 जगह भेजना। मैं 4 पेपर में तो रोज छपती हूँ, 4-5 पेपर में आती ही हूँ, प्लस आपका मैगजीन है बहुत सारा, जिस मैगजीन में भी मैं आती हूँ। आधारशिला में भी बहुत पहले मैं आ चुकी हूँ, अब तो वो रहे नहीं, अब उनका, मैं तो वहाँ की मेंबर भी थी आधारशिला की, दिवाकर भट्ट, तो अब रहे नहीं। अच्छा, तो मीना कुमारी परिहार जी भी मैं मेंबर हूँ। अच्छा, मीना परिहार जी, हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि रचनाओं में गुणवत्ता का महत्व अधिक होता है संख्या की अपेक्षा। मुझे लग रहा है कि आप संख्या को अधिक मापदंड दे रही हैं गुणवत्ता की अपेक्षा। तो आप आज की जो रचनाकार लिख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ जो दौड़ रहे हैं कि मैं 50, 100, 200 संख्या गिनाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या गुणवत्ता के अपेक्षा संख्या ज़्यादा जरूरी है या गुणवत्ता? सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि ये जो अभी लोगों का जो चलन चला है, वो तो मैं बाद में मैं अपना जो मानती हूँ, अपने विचार मैं आपके सामने रखती हूँ कि मुझे ये नहीं लगता है। गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, रचना जो है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जिसको कि अगर पाठक पढ़े तो उसके प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाए कि आगे क्या है मैं पढ़ूं, चाहे वो लघु कथा हो या कहानी हो या कविता हो, कि उसमें कुछ सार छिपा हुआ हो, कुछ सार्थक संदेश हो। कोई भी कहानी उठाइए, अब आज हम लोग जो कहानी लिखते हैं तो हम लोग पुराने ज़माने का कहाँ उठाते हैं, हम लोग तो उठाते हैं अपने आमने सामने का चीज़, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो रही है उसी को उठा रहे हैं। पात्र भी वही रहता है, हम और आप जैसे लोग रहते हैं पात्र। तो ये चीज़ है कि उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। तो आज के जो लेखक हैं वो इस तरफ क्यों भाग रहे कि हम अधिक से अधिक कविताओं का पाठ करें, अधिक से अधिक कहानियाँ लिखें, और वो इस तरफ क्यों नहीं जा रहे कि हम कुछ सार्थक ऐसी रचनाएं लिखें जो कुछ रचनाओं के माध्यम से हम अपनी पहचान पाठकों के बीच बना सकें? मेन बात है कि आज जो वो चला है बीमारी, जो ऐसा तो नहीं कि वो दौड़ लगा रहे हैं कि हम कितनी जल्दी पहुंच जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये दौड़ है उनकी, और इस दौड़ में मैं शामिल नहीं हूँ। बिल्कुल मैं उसको नहीं ये करती हूँ, वो उस दौड़ में मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ। यही कारण है कि मैं अभी स्थिर हूँ कि मैं निकालूंगी, आराम से निकालूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। क्यों जल्दी में निकालूंगी? मैं जब तक देख न लूँ कि उसमें क्या सही है क्या गलत, फिर उसको आगे निकालने से फ़ायदा क्या है? वो तो जिस दिन चाहूँगी प्रकाशक को फ़ोन करूँगी, अब इतने सारे प्रकाशक लोग फ़ोन करते हैं तो मैं कब का निकलवा लेती। लेकिन 3 पुस्तक मेरी अभी फाइनल रेडी है तैयार होने के लिए, 4था आलेख, 5वां गज़ल। मतलब आपको लगता है कि रचनाएं जब बहुत अच्छी हो जाए तब पुस्तक है? तब जब उसको मैं चेक कर लूँगी, कुछ लोगों से दिखवा लूँगी जो अच्छे रचनाकार हैं। सही बात है कि चाहे जितनी भी आदमी लिख ले, लेकिन पुस्तक तब आनी चाहिए जब उसकी अच्छी रचनाएं एजस संकलित हो जाए, पता न चले कि वो मेरा मापदंड सही है। जिस मापदंड से हम लिखते हैं उसमें खरे उतरते हैं कि नहीं, कहीं कोई कमी। तो आज के अधिकांश लेखकों को मैं देख रहा हूँ कि उनको पुस्तक प्रकाशित करने के पहले ज़्यादा चिंता है, अधिक बेहतर पढ़ने या लिखने की अपेक्षा। तो नहीं, सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है हम किसी भी चीज़ को, एक तो लिखने का जो अंधाधुंध बीमारी लोगों को चली हुई है ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले
पढ़ेंगे, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन आज पढ़ने में कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, बस आपको सबसे अच्छे कवि कौन लगते हैं पहले जो आपने जो पढ़ा है? हमको तो सबसे अच्छी सुभद्रा कुमारी लगी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी आज हम जयंती आज मना रहे हैं। और साथ ही कहानीकार में प्रेमचंद जी, कुछ मतलब बहुत मैंने कविता पूछ रहे, कविता में आपको कौन कौन कवि लोग अच्छे लगते हैं? कविता में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान मेरी फर्स्ट हैं। महादेवी वर्मा जी, बिल्कुल। हम लोग तो अपने सिलेबस एक कविता आप सुना दीजिए उनकी। छोटे थे हम लोग, तो हम लोग सिलेबस में पढ़े थे, तो उसकी कहानी तो कोई कभी भूल ही नहीं सकता है कभी। नहीं, यदि याद हो तो उनकी एक छोटी सी कोई कविता। बिल्कुल बिल्कुल मैं याद करती हूँ। लक्ष्मीबाई वाला जो है, हम याद आ रहा है, भूल ही रहे अभी। अच्छा, कोई बात नहीं है, आपकी याद अभी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, याद रहती भी नहीं कभी कभी। अच्छा, उसके लिए कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि आपको अपनी कविता, आपको बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे ही रटते रहते थे, तो ये चीज़। और आज अच्छा, आपको अपनी कविता तो याद होगी? किसकी? हमको। आपको अपनी कोई गजल? बहुत सारी कविताएं याद है। किस तरह की आप बता सकते हैं? अभी कोई, आप तो गजल ज़्यादा पढ़ती हैं, गजल भी मैं पढ़ती हूँ। कोई गजल आपको याद हो तो आप सुनाइए। तो 5 शेर तो नहीं याद होगा सर। नहीं, 2-4 शेर। हाँ, लेकिन 1-2 शेर, बस वैसे ही सुना दीजिए। 1-2 शेर सुना सकती हूँ, और ज़्यादा तो नहीं सुना सकती हूँ। अभी रिसेंट सावन पर ही सुना देती हूँ, बहुत छोटी बहर की गज़ल है, तो आपके समक्ष रखती हूँ। सावन में प्यार करूँगी, जी भर कर दीदार करूँगी। सावन में प्यार करूँगी, जी भर कर दीदार करूँगी। सावन में। वाह, बहुत अच्छा गा लेते हैं आप। आपको क्या लगता है कि कविता को गाकर सुनाने में ज़्यादा मैंने प्रभावित हम कर सकते हैं पाठकों को? ये मतलब हमारी ऐसी सोच नहीं है कि हम उसको बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। शुरू से ही मेरी आदत रही है, जब मैं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ती रही हूँ, मैं बहुत सारे कार्यक्रम में रही हूँ। और अपने एक ज़माने में मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ी, मगध महिला कॉलेज में, और मेरा नाटक फर्स्ट आया था और मैं उसमें एक्टिंग की थी। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ बहुत दिन वहाँ मगध महिला कॉलेज में। उसके पहले मैं स्कूल में भी स्पोर्ट्स में रहती थी और बहुत सारे कार्यक्रम में रहती थी, तो थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम की ओर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था और मैं अपना जो है अपनी सहभागिता भी देती थी। साथ ही मैं ऐसे स्कूल में ज्वाइन की जहाँ की मुझे कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, अभी मैं जहाँ से अभी रिटायर की हूँ। तो बच्चों का कार्यक्रम लेकर जाना, प्रतियोगिता के लिए किसी भी इंटर स्कूल कंपटीशन में जाना, सब जगह तो मेरा ही काम रहता था, उन लोगों को बाहर ले जाना, कार्यक्रम कराना। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे गाने के प्रति जो है वो झुकाव ज़्यादा रहा। ये नहीं कि मैं उसको प्रभावकारी बनाऊंगी, ये करूंगी, वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर। वो चीज़ शुरू से रहा तर्ज बनाने का। किसी भी गाने का, मैं कोई भी गज़ल गाती हूँ अपना तर्ज बना के गाती हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं तो हर रचनाकारों से एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि पुरस्कार सम्मान का जो आज का विवाद चलता है, तो क्या रचनाकारों को मान सम्मान और पुरस्कार मिल जाता है तभी उसकी पहचान बनती है, या उसकी पहचान अपनी रचनाओं के माध्यम से बनती है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमारी पहचान मैं कुछ न लिखूं, कुछ न करूं और सम्मान मिल जाए तो पहचान मेरी मुझे मिलेगी। ये सोचना भी गलत है कि मैं कुछ एक लाइन लिखना नहीं जान रही हूं और मुझे सम्मान मिल जाएगा और मैं सम्मान से सम्मानित होकर और खुशियाँ मनाऊंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि आज जितने रचनाकार इकट्ठे हो रहे हैं वो डिजिटल प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र, इसके पीछे ज़्यादा दौड़ रहे हैं। यह दौड़ उन्हें कहाँ तक ले जाएगी? ये दौर जो है बहुत दिन नहीं चलेगी सर। मुझे नहीं लगता है कि ये जब से हुआ, कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोग जो घर में रह गए तो लोगों के पास समय कैसे बीतेगा पता नहीं चल रहा था। जो स्थिति बहुत गंभीर थी, ऐसी स्थिति में लोगों ने इसको अपनाया। मुझे नहीं लगता है कि जो कभी एक लाइन लिखता नहीं था वो भी कभी कहलाने लगा, वो भी कवित्री कहलाने लगी। मैं सबकी बात बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। जबकि कभी कोई कुछ नहीं लिखता था, उन्होंने समय का सदुपयोग किया। लेकिन ये भी चीज़ है कि कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी।
पाया इन द सेंस कि वो पाने के लिए घर में जब समय नहीं था तो वो उसको सदुपयोग किए लोग घर में रह के, और वो कविता कहानी लिखने के प्रति प्रेरित हुए और लिखना शुरू किए। अब रहा सवाल सम्मान का, तो सम्मान जब वो लिखने लगे और उनको ये डिजिटल पर मिलने लगा, तो किसी को भी देखिए, बच्चे को भी कोई चीज़ खाने के लिए हम लोग देते हैं अच्छी चीज़, तो वो उसकी जिज्ञासा होती है कि मुझे और अच्छा खाना मिले। तो वही चीज़ लेखकों के उन लोगों के साथ भी है, रचनाकारों के साथ, कलमकारों के साथ भी, कि उनको लगता है अब नया नया लेखनी में वो आ गए, अब कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे सम्मान मिल रहा है इसी वजह से। यही वजह है उनको अपने पूर्वज के जो लेखक हैं उनसे उनको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही कि वे कितना साधना करते थे। ये बहुत अधिकांशतः घर में जो है बहुत जगह मिल रही है, जिसके घर में लिखने वाले लोग, लेकिन सबके घर में तो नहीं है ना सर। मेन बात है कि सबके घर में है नहीं, जिसके घर में प्रेरणा मिल रही है घर से। हम जैसे हमारे घर में ही हमारे फादर से मुझे मिली, बाद में मैं स्कूल में आई, बाद में उसके आगे कॉलेज में आई, फिर बाद में मैं नौकरी में आई, अब अभी आ गई हूँ साहित्यिक लोगों के बीच में, फील्ड में। अब मेरा समय ज़्यादा बचता है तो ज़्यादा लिखती हूँ, ज़्यादा कार्यक्रम में रहती हूँ, आप लोग जैसे लोगों से मिलती हूँ, जुलती हूँ, कुछ सीखती हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ के जो काव्य पाठ का माहौल होता है और यहाँ का जो कविता का माहौल है, दोनों में आप क्या अंतर पाती हैं? मुझे तो यहाँ से वहाँ बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि वहाँ पे लोग पाठ जब करते हैं तो यहाँ तो मैं देखती हूँ कि जब भी जिस मंच पर गई, या फिर आप भी जाते हैं या देखते होंगे, समझते होंगे कि यहाँ पे लोग जो है उसको ये नहीं करते हैं, कभी भी प्रेरणा नहीं देंगे, नहीं कुछ उसको बोलेंगे कि हाँ तुमने ये पढ़ा और तुमने ये गलती किया, या बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी ये गलतियां हैं। अगर आप अपने को समझ रहे हैं कि मैं इस पर ज़्यादा जानता हूँ, तो आप उस पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं एक लाइन। तो ये चीज़ लोग नहीं करते हैं, चलो गलत पढ़ा तो गलत है, सही है तो सही है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब गलत है तो आप उसको गलत ठहराइए, आप बताइए, अगर आप उस मापदंड के आप हैं कवि, तो आप बताइए कि बेटा तुमने यहाँ गलती की है, तो उससे हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए जो नहीं जानता तो वो सीखेगा, लेकिन ये चीज़ वहाँ हम नहीं देखे। वहाँ भी मैं गई तो नहीं देखी, मॉरिशस में भी गई, मॉरिशस में इतने विद्वान लोग आए हुए थे और सब आगे की पंक्तियाँ में बैठे हुए थे, और वो जो है पुस्तक भोजपुरी से लेके, आपको वहाँ जाने के बाद तो एक तो लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से गए हुए हैं, एकदम नहीं लगेगा। और जब सुनेगा लोग कि अगर आप रचनाकार हैं और लेखक हैं, तो क्या वो लोग सम्मान देता है सर? मतलब कि हमारे देश में वो मान सम्मान साहित्यकारों को नहीं मिलता है जो बाहर मिलता है, यह हम लोग का दुर्भाग्य। तो आप देखिएगा, तो ये चीज़ मैं देखी। और इसके मॉरिशस गई, उसके बाद काठमांडू गई, अभी हम लोग दुबई की तैयारी में हैं और हम लोग निकलेंगे दुबई के लिए। और अभी इसके पहले मैं यहाँ भी जा रही हूँ पूर्वोत्तर हिंदी के कार्यक्रम में, ये भी अभी जनकपुर में होने जा रहा है कार्यक्रम, और भी 2-4 कार्यक्रम मेरे पास। ये आपका सौभाग्य है कि आप देश विदेश सभी जगह काव्य पाठों में आप हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, आप ये बतलाइए कि यहाँ पटना बिहार, खासकर बिहार का तो बात नहीं करूँगा, अपने देश की बात करूँगा कि आपको कौन कौन कवि हैं जिनकी कविताएं आपको अच्छी लगती है वर्तमान में जो लिख रहे हैं? मतलब वर्तमान में जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। अच्छा, तो इसमें इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अब मैं तो अब नाम लूँगी तो सुनेंगे तो कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया गया। तो वैसे अपने दोस्तों का नाम नहीं लीजिए, कुछ वैसे प्रमुख कवियों का नाम लीजिए जो आपको प्रभावित करती है, जिनकी कविताएं बहुत सारे कवि लोग हमारे बीच, लेकिन उसी में कुछ लोग हैं कहेंगे मेरा नाम नहीं ली मैडम। इसे तो मैं कहा अपने मित्रों का नहीं, कुछ ऊंचे स्तर हमारे बीच देखिए, अब हमारे साहित्य सम्मेलन में आज भी जयशंकर प्रसाद जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, तो उनकी रचना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और उनकी गाने की शैली भी बहुत ही अच्छी लगती है। और इतने बुजुर्ग हो गए, आज भी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं, सब कुछ उनका अच्छा है। साथ ही हमारे बीच में हैं ये द्विवेदी सर, वो भी भगवती जी, बहुत ही अच्छा, उनकी भी रचना अच्छी होती है और मैं उनको भी प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। और शंकर सर भी अक्सर मतलब फ़ोन कभी कभी किया करते हैं कि क्या लिख रही हो, क्या कर रही हो तुम, ऐसे वैसे जो भी है अपना बोलते रहते हैं। लेकिन मैं भी बोलती हूँ कि सर, तो बोले टाइम कहाँ देती हो, तुम आती नहीं हो, ये वो, तो उतना वक्त मिल नहीं पाता है सर कि मैं जाऊँ कि वहाँ बैठ के 2 घंटे सीखूँ करूँ। कितनी बार वो बुलाए मुझे,
और तुम्हें गज़ल भी। आपको अब दिल्ली के कवि के नाम नहीं बता, बिना दिल्ली कवि के नाम लिए तो कोई काम ही नहीं बनता। दिल्ली में तो वो लघु कथा बहुत अच्छा वो लिखती हैं, कांता राय। आज उनका कार्यक्रम था 6:30 बजे से बुलाई थी, लेकिन आपके कार्यक्रम के चलते नहीं जुड़ पाए आज बेचारी कभी। आप उसमें कितनी अच्छा इतनी रचनाएं आई किसका सोशल मीडिया पर स्वाधीनता दिवस के ऊपर, उसमें से आप कितनी कविताएं पढ़ी? उसमें से मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 कविताएं पढ़ पाई थी मैं, और कुछ लघु कथाएं भी मैं पढ़ी रात में स्थिर होने के बाद। कोई कविताएं ऐसी है जो कि आपको लगी हो कि बहुत अच्छी हो, कि सब बस वैसी लिखी हुई लगी? नहीं, मुझे एक दो थोड़ी अच्छी लगी, बाकी सब वही जैसे हम लोग लिखते हैं थोड़ा बहुत अपना वैसे ही था। और मैं तो लघु कथा में अभी इन की हूँ, थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास। इसका मतलब सोशल मीडिया में अच्छी रचनाएं कम आ रही है और नर्गल ज्यादा आ रही है? कुछ तो उम्दा रचना भी रहती है, रचनाएं। कल आपने 20 रचनाएं जो पढ़ी, उसमें आपको कितनी रचनाएं अच्छी लगी? एक दो रचनाकारों का नाम बताइए। मेरी हर लोगों की अलग अलग पसंद होती है। हो सकता है मुझे जो पसंद है वो आपको ना हो, कल उनको जो पसंद है उनको ना हो। मेरी पसंद, हाँ, मुझे पसंद 20 में मुझे 10 लगा कि मतलब ग्राह्यपूर्ण है, जिसे हम ग्राह्य कर सकते हैं और वो किसी को संदेश भी दे सकते हैं। हम अब उतना नाम याद तो नहीं है मुझे, क्योंकि इतना पढ़ना लिखना हो जाता है कि उतना नाम याद रहता नहीं है, फिर मैं देखूंगी तो याद आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक सुनीता श्रीवास्तव करके हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा शुभ संकल्प करके मंच आता है, बहुत सारे कार्यक्रम कराती हैं, वो भी बहुत अच्छा लघु कथा लिखती हैं हमारे उस मंच से। कांता राय तो ही है लघु कथा की, तो उनका कार्यक्रम आता है शाम को, तो जुड़ती हूँ देखने के लिए। आज भी उनका कार्यक्रम था 6:30। अच्छा, लघु कथा में आपको पटना बिहार में कौन कौन अच्छे रचनाकार लग रहे हैं? लघु कथा में कथाकार में मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, इसलिए नहीं लूँगी कि लोकल लोगों का नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ की जिसका नाम नहीं लूँगी तो मेरा नाम नहीं ली, उन्हीं का खाली तारीफ़ की, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन है कुछ रचनाकार अच्छे हैं जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, संवेदना होती है उनकी कथाओं में। दूसरी चीज़ की उससे एक संदेश जाता है हमारे समाज को, हमारे परिवार को। और हमारा उद्देश्य तो यही होता है ना, चाहे वो कविता लिखें या लघु कथा लिखें या कहानी लिखें या आलेख लिखें। आलेख भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भैया किसी को वो संदेश परख हो, जिससे कुछ सीखे। कि आपके साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य है? मेरे साहित्य सृजन का जो उद्देश्य है ये तो मेरा शुरू से ही रहा है, मैं क्लास 10 में थी तभी से। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके कि इसको आगे मुकाम तक हिंदी की सेवा मैं करती रहूं। और जो सहयोग, केवल हिंदी सेवा करने के लिए आपका उद्देश्य क्या और कुछ? हाँ, सामाजिक सेवा? मैं उसके साथ समाज सेवा तो मैं कर ही रही हूँ, मैं समाज सेवी भी हूँ, तो समाज सेवा तो मैं करती हूँ। दैनिक जागरण संगनी क्लब के प्लेटफॉर्म से मैं करती भी हूँ, और बहुत बार मैं उस कार्यक्रम में गई भी हूँ, कल परसों वाले अथी में भी निकला होगा। तो ये समाज सेवा तो मैं करती ही हूँ। अनाथ आश्रम जाना है या फिर वृद्धाश्रम जाना है, वहाँ पैसे दे देती हूँ, सारा चीज़ वो खरीद के वहाँ जमा होता है हम लोगों का। कुछ बहुत अच्छी बात है, कम से सामाजिक सेवा आप कर रही हैं, बहुत जैसे ये अच्छी बात है। ये नहीं है कि छपना रहता तो कब का छप गए रहते, लेकिन मेरा एम छपना नहीं है सर। अगर छपना रहता तो छप जाते, लेकिन अब साझा संकलन में तो मैं इतना फ़ोन करेगा लोग कि मैडम आप आ जाइए इसमें, मैडम आप आ जाइए, मैं परेशान होकर। साहित्य का उद्देश्य भी सामाजिक सेवा ही है, आप सामाजिक सेवा सीधे कर रही हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम है। तब वही है, तो मैं वही करती हूँ। मुझे इसका ये नहीं है कि मुझे छपना है, मुझे छपवाना है, वो चीज़ नहीं है। बस एक तरह से मेरा एक आफ्टर रिटायरमेंट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा इंटरटेनमेंट भी होता है सर, समय निकलता है, क्योंकि मैं बहुत काम करती थी स्कूल में भी। और आज अगर मैं घर में बैठ जाऊंगी ना तो मैं क्या बताऊं मैं कि मतलब लगता है डिप्रेशन में चली जाऊंगी, इसलिए मैं बिजी रहती हूँ आप सभी लोगों के बीच। बिल्कुल सही बात है, साहित्य डिप्रेशन से बचाता है, सामाजिक सेवा डिप्रेशन से बचाता है। भी मेरा बहुत शौक है। हाँ, संगीत कार्यक्रम में तो आप नृत्य भी करती हैं? संगीत में रहती हूँ, डांस भी करती हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैं करती हूँ, सब कुछ। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अछूता मेरे से रहता है। इसलिए संगीत से मेरा क्या होता है कि लगता है कि कोई कुछ नहीं है, मतलब एकदम फ्री रहती हूँ, माइंड एकदम फ्री हो जाता है मेरा संगीत से। तो इसलिए जो है, इसलिए मैं गज़ल, कविता, कहानी जो भी है, कहानी तो नहीं, कविता और गज़ल, तो इसलिए मैं अपने सुर में ही पढ़ती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीना कुमारी परिहार जी, आपको इस छोटी सी भेंट लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीना कुमारी परिहार जी, आपको हमारे मंच पर आकर अपनी छोटी सी भेंट वार्ता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। दोस्तों, अभी आप हमारे साहित्यिक इस मंच पर
मीना कुमारी परिहार से एक छोटी सी भेंट वार्ता देख रहे थे। हम आपको इस यात्रा में अगले पड़ाव पर फिर किसी साहित्यकार कलाकार से भेंट करवाएंगे। आपसे निवेदन है, आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।